ओके, ठीक है। लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये गिफ्ट डीड आखिर है क्या चीज, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो? हाँ, देखिए, ये प्रॉपर्टी का एक वॉलंटरी ट्रांसफर है, मतलब अपनी मर्जी से देना। और इसमें कोई पैसा, कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें दो मेन पार्टीज होती हैं, एक डोनर यानी दानकर्ता जो गिफ्ट दे रहा है, और दूसरी डोनी, दानग्राही, जिसे गिफ्ट मिल रहा है। अच्छा। और यहीं पर एनालिसिस एक पहली जरूरी बात हाईलाइट करता है, वो ये कि इन पार्टीज की एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, नाम, पता, आधार, सब कुछ। और साथ ही उनके वारिसों को, मतलब एयर्स, सक्सेसर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको इंक्लूड करने वाला क्लॉज भी होना चाहिए। हाँ, सोर्स में लिखा भी है, The expressions of the donor and the donee shall mean and include their respective heirs, successors. Exactly. इसका मतलब है कि ये अग्रीमेंट सिर्फ इन दो लोगों तक ही नहीं रहेगा, उनके बाद भी लीगली वैलिड रहेगा। ये फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुई पार्टीज की बात। अच्छा, अब आते हैं उन वेराज क्लॉजेस पर। इन्हें रिसाइटल्स भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, रिसाइटल्स। एनालिसिस बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी सेट करते हैं। इसमें बताया जाता है कि डोनर की ओनरशिप कैसे आई, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई थी, जैसे कि किस रजिस्टर्ड सेल डीड से मिली, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, वॉल्यूम, पेज नंबर, ये सब डिटेल्स होती हैं। ये एक तरह से टाइटल की हिस्ट्री को क्लियर करता है। राइट। और इसी बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्रूशियल डिक्लेरेशन होती है जिस पर एनालिसिस काफी जोर देता है, वो ये कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनकम्ब्रेंसेस है। इनकम्ब्रेंसेस मतलब किस तरह के बोझ? हाँ, मतलब इस पर कोई लोन, कोई चार्ज, क्लेम, लीगल डिस्प्यूट, मॉर्गेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्स में लिस्ट भी है, जैसे लियांस, चार्जेस, क्लेम, लायबिलिटीज, एक्विजिशंस, इंजंक्शंस वगैरह वगैरह। ये डोनी के लिए एक तरह की अश्योरेंस है कि भाई उन्हें क्लियर टाइटल मिल रहा है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो क्लॉज भी आता है जो कहता है कि ये गिफ्ट ग्रेट लव एंड अफेक्शन की वजह से है और विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन। बिल्कुल सही। एनालिसिस पॉइंट आउट करता है कि यही वो कोर एलिमेंट है जो एक गिफ्ट डीड को सेल डीड से अलग बनाता है। ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आते हैं मेन ऑपरेटिंग क्लॉजेस पर, जो नाउ दिस गिफ्ट डीड विटनेसेस एज अंडर से शुरू होते हैं। एनालिसिस इन्हें डीड का दिल बताता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अब इन्हें एक एक करके रटने की बजाय एनालिसिस के हिसाब से इनके कोर फंक्शंस को समझना बेहतर है। हाँ, ये सही रहेगा। तो सबसे अहम क्या है इसमें, क्लॉज वाइज देखें तो? एनालिसिस के मुताबिक कुछ क्लॉजेस तो बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हैं। जैसे पहला है पोजेशन हैंडओवर। ये शायद क्लॉज 2 होता है। सोर्स इसे एक्सट्रीमली वाइटल क्लॉज कहता है, मतलब बहुत जरूरी। अच्छा, सिर्फ लिख देना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कागज पर गिफ्ट देना काफी नहीं है, एक्चुअल या सिंबॉलिक कब्जा देना भी जरूरी है। सॉस कहता है द पोजेशन हैज बीन हैंडेड ओवर डिलीवर्ड। इसके बिना गिफ्ट की वैलिडिटी पर सवाल उठ सकता है। ठीक है, पोजेशन हैंडओवर हो गया, और ओनरशिप का क्या, कब्जे के साथ? उसके लिए है क्लॉज 3 और 4। क्लॉज 3 है एब्सोल्यूट ओनरशिप डॉनी के लिए, और क्लॉज 4 है रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स डोनर द्वारा। एनालिसिस कहता है कि ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि डॉनी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव ओनर, और डोनर का उस पर कोई हक ना रहे, नो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट्स। ये ट्रांसफर को लीगली कंप्लीट बनाते हैं। समझ गया। तो पोजेशन और ओनरशिप ये दोनों क्लियर हो गए, और क्या क्रिटिकल है? एक्सेप्टेंस, गिफ्ट को स्वीकार करना। ये क्लॉज 6 में होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डॉनी। गिफ्ट एक 2-वे प्रोसेस है, डॉनी को इसे डोनर की लाइफ टाइम में ही एक्सेप्ट करना होता है। हाँ, ये भी जरूरी है। सॉस कहता है ऑल द टाइटल डीड पेपर्स इंक्लूडिंग प्रीवियस टाइटल डीड्स इन ओरिजिनल्स हैव बीन हैंडेड ओवर। ये ओनरशिप का प्रूफ होता है। राइट। और बाकी क्लॉजेस जैसे म्यूटेशन, मार्केट वैल्यू, एक्सपेंसेस, फ्यूचर टैक्सेस, इनका क्या रोल है? देखिए, वो सब प्रैक्टिकल फॉर्मेलिटीज हैं जो क्लैरिटी के लिए जरूरी हैं। जैसे म्यूटेशन क्लॉज 5, मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम बदलवाना, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, डोनर को नो ऑब्जेक्शन देना होता है। मार्केट वैल्यू क्लॉज 7 स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए अहम है। अच्छा। कौन एक्सपेंसेस उठाएगा,
स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, और फ्यूचर टैक्सेस कौन देगा, ये सब ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए, जैसा एनालिसिस सजेस्ट करता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स के लिए वो शेड्यूल सेक्शन होता ना आखिर में। हाँ बिल्कुल, एनालिसिस उसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। उसमें प्रॉपर्टी का द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जरा भी एम्बिग्विटी मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर्वे नंबर्स, बाउंड्रीज, एरिया, सब कुछ एकदम सटीक, वरना फ्यूचर में कंफ्यूजन या डिस्प्यूट हो सकता है। और आखिर में सिग्नेचर्स। जी, डोनर के, डोनी के और कम से कम 2 विटनेसेस मतलब गवाहों के सिग्नेचर्स। एनालिसिस के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और लीगल एग्जीक्यूशन को सॉलिड प्रूफ देते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो अगर सार निकालें, इसका निचोड़ क्या है? ये एनालिसिस दिखाता है कि गिफ्ट डीड बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हर क्लॉज, हर शब्द इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी और कंप्लीटनेस ये बहुत क्रूशियल है, ताकि ओनरशिप और पोजेशन का ट्रांसफर एकदम स्मूथ हो और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। हाँ, और इसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि ये एनालिसिस एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट की इंपॉर्टेंस तो दिखाता ही है, पर एक गहरा सवाल भी उठाता है। सोचिए, ड्राफ्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बाद में उसी लव एंड अफेक्शन पर सवाल उठ जाए तो, या डिक्लेरेशन के बावजूद कोई छिपा हुआ इनकम्ब्रेंस, कोई बोझ सामने आ जाए जिसका जिक्र डीड में ना हो, ये हमें याद दिलाता है कि लीगल ड्राफ्टिंग के साथ साथ जो अंडरलाइंग फैक्ट्स हैं, जो इरादे हैं, उनकी क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस गिफ्टी ड्राफ्ट के एनालिसिस से इसके अहम पहलुओं पर काफी रोशनी पड़ी होगी।